विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 2 का पेपर 1 पढ़ रहे थे और इसमें हम तथ्यों की एकत्रित करने की विधियां देख रहे थे। और पिछले व्याख्यान में हमने अनुसूची की चर्चा की थी। तो आज हम अनुसूची के प्रकार और अनुसूची की रचना के बारे में चर्चा करेंगे। अनुसूची के कितने प्रकार हैं और इसकी रचना किस प्रकार की जाती है और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, ये आज हम चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा करने के पूर्व हम एक बार फिर से देखते हैं कि अनुसूची होती क्या है। तो अगर हम गुडे एंड हार्ट की पुस्तक मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च की बात करें तो उनके अनुसार अनुसूची उन प्रश्नों का एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे जाते हैं और भरे जाते हैं। यह अनुसूची उन विभिन्न मदों की एक विस्तृत वर्गीकृत नियोजित तथा क्रमबद्ध सूची होती है जिसके विषय में सूचनाएं एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। तो ये हमने अनुसूची की बात की थी पिछले व्याख्यान में। आज हम अनुसूची के प्रकार की बात करेंगे। सामाजिक शोध में प्रयुक्त अनुसूचियों के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख प्रकार की हम बात करेंगे। पहली चर्चा हम करेंगे अवलोकन अनुसूची की या ऑब्जर्वेशन शेड्यूल की। तो अवलोकन विधि को सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध बनाने के लिए जिन सूचियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अवलोकन अनुसूची कहा जाता है। इस प्रकार की अनुसूची के प्रयोग में शोधकर्ता सूचनादाता से किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि शोध कार्य के दौरान शोध विषय से संबंधित जो कुछ वह देखता है उन्हें विषयानुसार इस सूची में नोट करता रहता है। यह सूची प्राय सारणी के रूप में होती है जो शोध विषय के अनुसार कई शीर्षक तथा उपशीर्षकों में बटी हुई होती है। अगर हमें किसी विद्यालय के बालकों के व्यवहार का अध्ययन करना है तो हम अवलोकन अनुसूची का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। तो इसमें हम जब सारणी बनाएंगे तो सारणी में हम घंटों के हिसाब से सारणी में एक कॉलम बना सकते हैं, फिर बालकों के नाम को बना सकते हैं, फिर व्यवहार के विभिन्न रूपों का अगर हमको अध्ययन करना है तो हम विभिन्न जो टेबल में कॉलम्स बनाएंगे उसमें निष्क्रिय व्यवहार, शोर मचाने वाले, इधर उधर घूमने वाले, ये एकाग्रचित्त होने छात्र या सिर्फ चित्रों को देखने वाले या अन्य क्रियाएं करने वाले, इस तरह से हम छात्रों का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं कि प्रथम घंटे में ये छात्र क्या कर रहे हैं, दूसरे घंटे में क्या कर रहे हैं, तीसरे घंटे में क्या कर रहे हैं, चौथे घंटे में। तो इस प्रकार हम उनके व्यवहारों का अध्ययन कर सकते हैं। अवलोकन अनुसूचियों का प्रयोग अवलोकन किए जाने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों तथा सामाजिक स्थितियों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। तो अवलोकन अनुसूची के कुछ कार्य हैं, जैसे ये शोध विषय को याद दिलाने का कार्य करती है। यह अवलोकन व्यक्ति को विस्तृत बनाने में सहायता करती है, अवलोकन शक्ति को विस्तृत बनाने में सहायता करती है। यह तथ्यों के मानकीकरण में वृद्धि करती है। यह परिमाणात्मक तथ्यों के वस्तुपरक ढंग से संकलन की एक विधि है। यह अन्वेषक द्वारा स्वेच्छानुसार अवलोकन करने पर अंकुश लगाने का कार्य भी करती है। दूसरा प्रकार होगा अनुसूची का साक्षात्कार अनुसूची। यह प्रश्न समूहों की एक सूची होती है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष साक्षात्कार की स्थिति में किया जाता है। साक्षात्कार विधि को व्यवस्थित करने तथा वस्तुपरक बनाने के उद्देश्य से साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। सभी साक्षात्कारकर्ताओं को साक्षात्कार की तकनीक में समरूपता बनी रहे, अर्थात साक्षात्कारकर्ता एक ही शब्दावली एवं वाक्यों का प्रयोग करते हुए सभी सूचनादाताओं से एक से क्रम में प्रश्न पूछे। इस उद्देश्य से साक्षात्कार अनुसूची की रचना की जाती है। साक्षात्कार अनुसूची के प्रयोग में साक्षात्कारकर्ता द्वारा अनुसूची में दिए गए प्रश्नों के अनुसार सूचनादाता से प्रश्न पूछकर उनके उत्तरों को यथास्थान खाली जगहों पर अंकित करते चला जाता है, जो शोधकर्ता होता है वो। तो साक्षात्कार अनुसूची के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं सारणीयन करके उन्हें परिमाणात्मक रूप प्रदान किया जा सकता है। तीसरे प्रकार की अनुसूची होगी डॉक्यूमेंट शेड्यूल या प्रलेखीय अनुसूची। तो लिखित स्रोतों से प्राप्त तथ्यों के संकलन हेतु जिस सूची का प्रयोग किया जाता है उसे प्रलेखीय अनुसूची कहा जाता है। व्यक्तिगत इतिहास, आत्मकथा,
डायरी, सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेज आदि ऐसे अनेक लिखित स्रोत हैं जिनसे सामाजिक शोध की बहुमत सामग्री प्राप्त कर ली जाती है। ऐसे स्रोतों से व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से सूचनाएं एकत्रित करने के लिए प्रलेखीय अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। प्रलेखीय अनुसूची के प्रयोग से जहां हम एक और तथ्यों से वस्तुपरकता का संचार किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उनमें आवश्यक समरूपता लाने का प्रयास भी किया जाता है। इसके आधार पर हम तुलनात्मक विश्लेषण भी कर सकते हैं। इसके बाद हम जैसे हम अगर उदाहरण के लिए अगर हम अपराधी का अध्ययन करना चाहते हैं तो जेल के सारे दस्तावेजों का हमको अध्ययन करना पड़ेगा, यानी उसके अपराध के रूप, अपराधों की संख्या, आयु, शिक्षा, व्यवसाय आदि से संबंधित जानकारी एकत्रित हम प्रलेखीय अनुसूची के अनुसार कर सकते हैं। अब अगला होगा संस्थात्मक अनुसूची या इंस्टीट्यूशनल सर्वे शेड्यूल। संस्थाओं के आंतरिक एवं बाह्य कार्यकलापों अथवा समस्याओं के अध्ययन में प्रयुक्त की जाने वाली प्रश्नों की तालिका को हम संस्थात्मक अनुसूची कहते हैं। और इस प्रकार की अनुसूची की रचना का मुख्य उद्देश्य संस्था के किसी विशिष्ट पक्ष अथवा कार्यकलापों का अध्ययन करना होता है। जनगणना अनुसूची इस प्रकार की अनुसूचियों का एक उदाहरण है। ये जो संस्थात्मक अनुसूची है, ये जब हम जनगणना करते हैं तो उसमें भी इसी अनुसूची का प्रयोग किया जा रहा है। संस्थागत अनुसूचियों का प्रयोग कभी कभी विभिन्न संस्थाओं की कार्य प्रणालियों तथा समाज में उनकी परिस्थिति की तुलना करने के लिए भी किया जाता है। पांचवी अनुसूची होगी प्रमापन अनुसूची या मूल्यांकन अनुसूची, जिसको हम रेटिंग शेड्यूल भी कहते हैं। किसी समूह अथवा समुदाय के व्यक्तियों की किसी विशिष्ट विषय पर राय, विचार, विश्वास आदि मालूम करने के लिए जिस अनुसूची का प्रयोग किया जाता है उसे प्रमापन अनुसूची कहते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रियों ने मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों तथा सामाजिक दूरी आदि विषयों को मापने के लिए इस प्रकार की प्रमापन अनुसूचियों की रचना की है। इस तरह से अनुसूची में विभिन्न उत्तरों के क्रमिक महत्व को संस्था द्वारा प्रकट किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई व्यक्ति विषय को कितना पसंद करता है या उक्त विषय के पक्ष में या विपक्ष में कितने लोग हैं। ये जानकारी हम जुटाना चाहते हैं, तब हम प्रमापन अनुसूची का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया की। अनुसूची का निर्माण किस तरह से किया जाता है, इसकी प्रक्रिया देखेंगे। तो एक अनुसूची का जब हम निर्माण करते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, जैसे अनुसूची का भौतिक या बाह्य पक्ष, आंतरिक पक्ष, इन दोनों का हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरह से हम अनुसूची बना रहे हैं। अनुसूची का भौतिक या बाह्य पक्ष या फिजिकल और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ शेड्यूल अगर हम देखें तो हमें अनुसूची के आकार को ध्यान में रखना होता है, यानी 8x11 से अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। अनुसूची हेतु प्रयुक्त कागज अच्छा कागज होना चाहिए और सूचनाएं लिखने के लिए पर्याप्त खाली स्थान छोड़ा जाना चाहिए। अनुसूची में कागज पर एक तरफ ही लिखा जाना चाहिए। कॉलम, शीर्षक और उपशीर्षकों को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उसमें अधिक संख्या में पद नहीं होने चाहिए। अब हम अनुसूची का अंतर्वस्तु या कंटेंट ऑफ शेड्यूल देखें तो अनुसूची में हमें कुछ बातों का, इसके अंतर्वस्तु में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि उत्तरदाता के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके साथ साथ जैसे उत्तरदाता का पता, आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, धर्म आदि हमें पता होना चाहिए और समस्या से संबंधित प्रश्नों की सारणी बनाई जानी चाहिए। अब अनुसूची की शब्दावली एवं प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अनिर्दिष्ट प्रश्न होने चाहिए, ओपन क्वेश्चंस होने चाहिए। जैसे अस्पष्टता का अंत करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे या आपकी राय में छात्र असंतोष के क्या कारण हैं। इसके साथ साथ निर्दिष्ट प्रश्न भी होने चाहिए। निर्दिष्ट प्रश्न किस तरह के होंगे, जैसे आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, विवाहित, अविवाहित, विधुर, तलाकशुदा, ताकि वो आसानी से उत्तर दे सके उत्तरदाता। या आप शिक्षित हैं अथवा अशिक्षित, तो वो शिक्षित और अशिक्षित में से एक चुन सकता है। तो इस तरह के निर्दिष्ट प्रश्न भी होने चाहिए। इसके साथ साथ दोहरे प्रश्न भी हो सकते हैं और दोहरे प्रश्न का अर्थ है हाँ या ना वाले प्रश्न, यानी क्या आप अनुसूचित जाति के छात्र हैं, हाँ या ना, या क्या आप शराब पीते हैं, हाँ या ना, या क्या आप सह शिक्षा के पक्ष में हैं, हाँ या ना। तो इसके साथ साथ बहुवैकल्पिक प्रश्न भी हो सकते हैं जिनमें बहुत सारे विकल्प दिए हों, ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं, यानी प्राथमिकता उनसे पूछी जा सकती है या उनसे बहुत
सारे विकल्प एक साथ पूछे जा सकते हैं। जैसे जीवन साथी के चुनाव में आप किसे प्राथमिकता देंगे, स्वास्थ्य को या सौंदर्य को या आयु को, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, संपत्ति, स्वभाव, गुण या अन्य कोई, इस तरह के प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ निर्देश देने वाले प्रश्न भी हो सकते हैं, निर्देशक प्रश्न भी हो सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जैसे क्या आप इस मत से सहमत हैं कि शिक्षित स्त्रियां अच्छा कार्य कर सकती हैं ऑफिसेज में, हाँ या ना, इस तरह की बात आप कर सकते हो। तो या आप बहुअर्थक प्रश्न से हमें बचना चाहिए, हमें इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए कि आप कहाँ के निवासी हैं, या इस तरह के प्रश्न नहीं होने चाहिए जिसमें ये हमें स्पष्ट नहीं है कि आप घर की बात कर रहे हो या गांव की कर रहे हो या प्रांत की कर रहे हो या देश की कर रहे हो। तो इस तरह के बहुअर्थक प्रश्न नहीं होने चाहिए। और इस तरह से हमें मुख्य रूप से जो प्रश्न सम्मिलित करने हैं वो हमें ध्यान ये रखना है कि प्रश्नों का आकार छोटा होना चाहिए, प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तरदाता को ज्ञान हो, प्रश्न अनुसंधान विषय से संबंधित होने चाहिए और पूरक प्रश्न भी दिए जाने चाहिए ताकि उनकी पुनर्परीक्षण हो सके। और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न नहीं होने चाहिए या पक्षपात रहित प्रश्न होने चाहिए। तो इस तरह से हमारी प्रश्नावली, ये अनुसूची की रचना होती है। इसके बाद हम अनुसूची से जो तथ्य एकत्रित कर रहे हैं उसके लिए हमें उत्तरदाताओं का चुनाव करना होगा, अनुसूची का पूर्व परीक्षण करना होगा, हमें कार्यकर्ताओं का चुनाव करना होगा और साथ साथ सूचना संकलन करने के लिए उत्तरदाता से संपर्क करना होगा, उसका साक्षात्कार करना होगा और फिर सूचना प्राप्ति की जा सकती है। और उसके बाद हम आसानी से अनुसूचियों की जाँच कर सकते हैं। इसके आगे अनुसूची और प्रश्नावली में तुलना हम अगले व्याख्यान में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।